देखो, important theorem for solving problems. If sum of external forces acting on the system is zero, ठीक है, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, अगर ये दो कंडीशन लग रही है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पर, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो उस केस में आपके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, पूरी मोशन में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, जब आप कह रहे हो कि एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस का सम क्या होता है? मास इनटू एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, निकाल चुके हैं लास्ट लेक्चर में, भूलना नहीं है बेटा, ये बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं। सारे एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने बोला था, आप भूल जाओगे, रोटेशन में जाके ये नहीं लगा पाओगे, फिर आपको याद दिलाना पड़ेगा कि एक ये इक्वेशन भी होती है, किसी भी तरह के सिस्टम पे लगती है, ठीक है। तब आप कह रहे हो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है। और अगर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, तो फिर कभी उसमें वेलोसिटी आ सकती है क्या? जब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी भी जीरो, उसका एक्सलेरेशन भी जीरो, तो क्या कभी उसमें वेलोसिटी आएगी? कभी वो पॉइंट मूव कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा? अगर इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है और एक्सलेरेशन भी नहीं है, तो आप कैसे वो पार्टिकल मूव करेगा? आप किसी को ड्रॉप करते हैं एच हाइट से, तो जस्ट आप ड्रॉप करने के बाद क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बट उसका एक्सलेरेशन तो जीरो नहीं है, इसलिए उसका मतलब v जीरो है, बट dv बाई dt जीरो तो नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए हो सकता है कि v जीरो और dv बाई dt जीरो ना हो, तो ये वही केस है जब आप पार्टिकल को रिलीज करते हैं। तो ये इस पे टिक मत कर देना कभी, पार्टिकल की v जीरो है तो dv बाई dt भी क्या हमेशा जीरो होगा? क्योंकि v आपको जीरो दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, अगर आप जीरो पे टिक करिए, ठीक है। अगर v जीरो है तो हो सकता है dv बाई dt जीरो ना हो, ठीक है ना? इतना बेसिक सेंस है आपको मैथमेटिक्स का। इस प्लॉट में आपका, जैसे कि यहाँ पर इस तरह का प्लॉट आ रहा है, मान इधर गलत बना दिया, ठीक है, इस तरह का ये प्लॉट आ रहा है, तो y जीरो होने का मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि dy बाई डी एक्स भी जीरो। इसमें देख लो यहाँ पर जीरो है, ठीक है ना? x इक्वल टू जीरो पर y जीरो है, बट क्या x इक्वल टू जीरो पर dy बाई डी एक्स जीरो है क्या? बिल्कुल जीरो नहीं है, टेन थीटा नहीं आया, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर, लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो और एक्सलेरेशन भी जीरो है, तो फिर वेलोसिटी कैसे आएगी? फिर थोड़ी नहीं आएगी, ठीक है। मतलब वो पॉइंट चलेगा ही नहीं, पॉइंट चलेगा ही नहीं, तो क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? हमेशा जीरो रहेगा। तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा इस बात में किसी को? दो कंडीशन क्लियर है, पहली है एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ठीक है, तो उससे एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आ गया। और दूसरी है कि सेंटर ऑफ मास के पास इनिशियल वेलोसिटी ना हो, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो अब मैं वो वाला ही मेथड बता रहा हूँ इस थ्योरम को यूज करते हुए, इसके एप्लीकेशंस जो अगर आप बहुत बार नहीं करेंगे तो एग्जाम में याद नहीं आएंगे। इस तरह का दिखेगा बट याद ही नहीं आ रहा है क्या लगा, ठीक है ना? क्योंकि सब आइंस्टीन न्यूटन तो है नहीं कि हमारे दिमाग में छप गया एक बार, या बहुत तेज हम सब वही निकाल देते हैं, ऐसे तो है नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसको 10 बार नहीं करके जाएंगे, तो ये गारंटी है कि ऐसा क्वेश्चन दिखता हुआ जो बिल्कुल इसी थ्योरम से होने वाला होगा, आपसे नहीं होगा, ठीक है। इस फैक्ट को कोई भी नहीं चेंज कर सकता, आप एग्जाम में वही क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपके पहले से उस तरह के किए हुए, ठीक है। नए क्वेश्चंस करना बहुत ही रेयर केस होता है, इतना प्रेशर एग्जाम में ऑलरेडी होता है हमारे, ठीक है ना, कि वहाँ पे दिमाग एक तो आधा 50% ही काम करता है, ठीक है। तो अगर उसमें करे हुए ही आप सारे सही कर दो, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो, सेंटर ऑफ मास जीरो, तो आप समझ जाएंगे कि, और इनिशियल, ये दो कंडीशन ध्यान रखेंगे बस, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब दो तरह से कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में आप प्रॉब्लम, या तो आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेंटर ऑफ मास की सेम कर दो, ठीक है, और या फिर आप ये वाली लगा दो कि आपको पता है कि डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था जब हम सेंटर ऑफ मास की मोशन पढ़ रहे थे, किसके बराबर होता है? अगर m1 का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 है, m2 का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 है, डिवाइडेड बाई कितने भी पार्टिकल्स हो m1 प्लस m2, ऐसे आता है। तब आप कह रहे हो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3, ये सब भी जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे डेल्टा x1 डेल्टा x2 इंडिविजुअल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 ये सब क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा? किसी बच्चे को बताइए किसी भी तरह की बात, यहाँ तक कोई डाउट?
बात क्लियर है एकदम? यस सर। चलिए तो इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। देखो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन बाद में पढ़ाता हूँ क्योंकि वो तो बहुत याद हो जाता है, इतने सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसकी प्रॉब्लम्स एक तो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या कराया था। ठीक है ना, इसमें कोई एफ इक्वस टू एम ए नहीं लगेगा। ये उसी तरह की प्रॉब्लम है कि आप फोर्स एफ इक्वस टू एम ए से चीजें निकालने लग जाओ। ठीक है, और किसी ने आपसे एक्सलेरेशन या टाइम पूछा ही नहीं हो, आपसे सिंपल इसमें डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन चेंज, ये सब पूछे जाए। तो आपको कोई डायनामिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, थ्योरम से आपकी वो प्रॉब्लम सारी फटाफट एक ही लाइन में सॉल्व हो रही है। ठीक है ना, बट आपको वहाँ पे स्ट्राइक करना जरूरी है। उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए 10 बार ये प्रॉब्लम अपने हाथ से निकालना जरूरी है एग्जाम के पहले। ठीक है ना, फाइनल एग्जाम में तभी स्ट्राइक करेगी जब 10-15 बार आप खुद कर चुके होंगे, इतनी बार आपका रिविजन हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल ध्यान रहे, हमेशा हमेशा मैं भी रेफर कर पाऊँ, तो इसलिए मैं हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये वाली प्रॉब्लम कर। ठीक है, चलिए तो देखिए हम कैसे करेंगे प्रॉब्लम इसको।